प्लूटो के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गजेट मिलता है हमारे नए कैरेक्टर से जिसका नाम एटम है, जिसका एआई हमारे गजेट से भी ज्यादा एडवांस्ड है। हम इवन नए मर्डर्स भी नोटिस करते हैं, जिसमें से एक बंदा था गेनिचिरो तजाकी, जो कि रोबोट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था। हमें जानने को मिलता है बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के बारे में, जिसमें से ये बोरा वर्ड का मतलब अभी तक हमें क्लियर नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोट्स में से एक और रोबोट जिसका नाम ब्रांडो था, वो भी मारा जाता है। और अब आगे आज के इस वीडियो में हम प्लूटो एनिमे के एपिसोड 3 की पूरी कहानी को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब ये प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे शेर खुले छूट गए थे और उन्होंने एक बच्चे को घेर लिया था। तो ये पुलिस ऑफिसर्स उन शेरों को शूट करने की तैयारी में थे, लेकिन यहीं पर हमारी नई कैरेक्टर आती है जिसका नाम है उड़ान। और मैं कह दूं ये भी एक रोबोट है और ये हमारे एटम की बहन है। यहाँ उड़ान आती है और उन लायंस से बात करने लगती है और वो सब उसकी बात मान भी जाते हैं। तो इसी के कारण बिना किसी एनिमल को मारे ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। जब उड़ान से बाद में पूछताछ की गई तो हमें पता चलता है उड़ान के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो दूर से भी किसी की सौरों को या फिर किसी के दुख को महसूस कर सकती है। यहाँ पर उड़ान बाहर निकलती है और वहाँ पर एटम आ जाता है उसे लेने के लिए। तो यहाँ पर वो उसे लेके चला जाता है और रास्ते में उसे बोलता है कि ऐसे बाहर मत घुमा करो, मुझे तुम्हें ढूंढने में तकलीफ होती है। और इसी बीच वो लोग उस बिल्डिंग के दो रास्तों में से एक रास्ते में जाने लगते हैं। रोबोट्स और ह्यूमंस में से उन्हें रोबोट्स में जाना था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाता और उन्हें बोलता है कि तुम्हें इंसानों के टनल में जाना चाहिए। लेकिन एटम उसे यकीन दिला देता है कि वो दोनों रोबोट्स हैं। अब इसी बीच जब एटम और उड़ान उस टनल से गुजर रहे थे, एक और बंदा आता है जो कि इंसानों की टनल से आता है। अब क्योंकि दोनों टनल साइड बाय साइड ही थे, तो एटम और ये बंदा दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उससे एटम को बहुत ही अजीब चीज महसूस होती है जो कि हमें आगे बताई जाएगी। तो यहाँ पर वो बंदा उस इंस्पेक्टर से मिलता है जो कि एपिसोड 2 में गेनिचिरो तजाकी के मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब इस बंदे का नाम होता है प्रोफेसर अबुला और ये पर्शिया का रहने वाला था, वही देश जिसके ऊपर बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन का सर्च हुआ था। अब वो ऑफिसर अबुला से थोड़ी बहुत बातचीत करता है गेनिचिरो तजाकी के बारे में। हालांकि अबुला सस्पेक्शन के अंदर नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब गेनिचिरो तजाकी मरा तब वो पहले से ही अपने फ्लाइट में था अपने घर वापस जाने के लिए। तो बस यहाँ पर छोटी मोटी पूछताछ होती है और अबुला वही बोलता है कि गेनिचिरो उसका बढ़िया दोस्त था। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एटम की तरफ, जहाँ एटम एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, वो फीलिंग जो उसने अबुला को क्रॉस करते वक्त महसूस की थी। यहाँ पर एटम कहता है कि जब उसने अबुला को क्रॉस किया तो वो एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहा था कि वो बंदा इंसान है या रोबोट। और ये बहुत ज्यादा अजीब है कि एटम का इतना खतरनाक एआई भी वो नहीं पकड़ पाया। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। अबुला फिर से निकल रहा था और उसे फिर से उसी ह्यूमन वाले टनल से जाना था, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन का टनल क्रॉस करता है बजर बज जाता है कि वो ह्यूमन नहीं है। यहाँ अबुला अपने बात की एक्सप्लेनेशन देता है कि पर्शिया के ऊपर हुई वॉर के कारण उसके पार्ट्स को मेटल पार्ट से रिप्लेस कर दिया गया था, इसलिए वो सेंसर मेटल डिटेक्टर है तो फिर वो मेटल्स को डिटेक्ट करेगी ही। यहाँ पर जाने से पहले अबुला बहुत ही अजीब बात पूछता है। वो पूछता है कि टोक्यो में आसपास कहीं तूफान आया था, वो कहाँ आया था। ऐसा कहते ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और सडनली उड़ान को फिर से वही फीलिंग आती है किसी के दुख की, लेकिन अब ये काफी ज्यादा अलग थी। उड़ान के हिसाब से ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो पिछली बार की तरह बता नहीं सकती उसकी डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है। मतलब वो सोर्स कहीं पर भी हो सकता है और वो बंदा इतना ज्यादा दुखी है कि उड़ान उसे ढंग से समझ भी नहीं पाए। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही सुनसान जंगल में, जहाँ पर वो किलर रोबोट रेस्ट ले रहा था। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं गजेट अपने वाइफ से बात करता है कि वो एक ट्रिप के बारे में बात कर रहा था और शायद उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि गजेट भी ब्रांडो का कहना मान रहा था और वो अब तक ये सोच रहा था कि वो किलर मर चुका है। तो वो अपने वाइफ से बात करके जापान की ट्रिप की प्लानिंग करता है, जहाँ वो अपने होम कंप्यूटर से कहता है कि जापान की ट्रिप को बुक करो। और वो कहता है कि क्योंकि मेरी वाइफ कभी भी जापान गई ही नहीं है तो फिर उसे उस कंप्यूटर में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज हमें देखने को मिलती है। वो कंप्यूटर कहती है कि आप दोनों तो पहले से ही जापान जा चुके हो, लेकिन यहाँ पर गजेट कहता है ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे सिस्टम में तो ये कुछ याद ही नहीं है हमें। अब वो कंप्यूटर कहती है कि वो 2 साल पहले ही जापान जाके आ चुके हैं और वो उन्हें बहुत सारी फोटोज भी दिखाती है उनकी, जिन फोटोज को देख के वो दोनों ही कुछ देर तक एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें वो फोटोज पसंद आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों को शक होने लगता है कि वो दोनों ही रोबोट्स हैं और उन्हें 2 साल पुरानी इतनी मजेदार ट्रिप अब तक याद नहीं है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो भी उसे ये चीजें जिंदगी भर के लिए याद होती, ये दोनों तो फिर भी रोबोट्स हैं। तो यहाँ पर गजेट अपना चेकअप करवाता है और उसके सिस्टम में कोई फॉल्ट निकलता नहीं है। यहाँ पर वो हॉफमैन से बात करता है कि क्या रोबोट्स की मेमोरी डिलीट की जा सकती है, जिसपे हॉफमैन कहता है हाँ ऐसा किया जा सकता है। पर हॉफमैन देखता है
कि गजेट के फाइल में अब तक कोई भी लॉगिन नहीं था, मतलब अगर डिलीट करना है तो उसके फाइल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ गजेट पूछता है कि क्या पता किसी ने मेरी फाइल डिलीट नहीं की बल्कि मेरे फाइल को रिप्लेस कर दिया एक इनएक्यूरेट मेमोरीज के साथ, मतलब गजेट के पूरे मेमोरी को रीराइट किया गया और फिर अगर उसे गजेट के ओरिजिनल मेमोरी के साथ रिप्लेस कर दिया गया तब तो लॉगिन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। और यहाँ हॉफमैन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ गजेट पूछता है कि क्या पता किसी ने ऐसा ही किया हो और मेरे जो भी नाइटमेयर्स हैं वो सब उसी मेमोरी रिप्लेसमेंट के एरर्स के कारण हुआ हो। इसी के बाद हॉफमैन अपने सीनियर से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने आखिर गजेट के मेमोरीज के साथ क्या किया। तो वो सीनियर बताने से इनकार कर देता है और उसे बदले में एक ही बात बोलता है कि गजेट उन 6 खतरनाक रोबोट्स में से एक है जिसमें से 3 ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, हमने जो भी किया गजेट के भलाई के लिए किया है, तुम्हारा काम है उसकी देख रेख करना और वही करो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि गजेट के साथ आखिर हुआ क्या जिसके कारण इन लोगों को उसकी पूरी फाइल ही रिप्लेस करनी पड़ी। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट आता है और गजेट के पास एक और इन्वेस्टिगेशन आती है जिसमें फिर से एक मर्डर हो चुका था विथ हॉर्न्स, लेकिन गजेट आसपास देखते ही वो पहचान जाता है कि ये एक डुप्लीकेट बंदा है जो कि बस ओरिजिनल किलर का रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहा है, समवॉट लाइक ए कॉपी कैट, क्योंकि इस चोर ने अपने बहुत सारे निशानियां छोड़ रखी थी। यहाँ गजेट वहाँ के ऑफिसर से पूछता है कि हम अब तक तो सिर्फ 2 ही मार मिले हैं ना, जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है मजाक मत करो, तुम एक रोबोट हो तो तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। वो कहता है कि वो 3 साल पहले सेंट्रल एशियन वॉर में भी मिले थे एंड इवन गजेट ने भी सेंट्रल एशियन वॉर में पार्टिसिपेट किया था और एक्चुअल में गजेट को ये भी याद नहीं था। तो घर जाते वक्त गजेट को धीरे धीरे सारी चीजें याद आने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गजेट के फ्लैशबैक जब वो सेंट्रल एशियन वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बॉम्बिंग्स के बाद गजेट का काम था वहाँ पर डिप्लॉय होके बाकी का काम निपटाना। यहाँ गजेट को एक आदमी मिलता है जिसके ऊपर उनके फोर्सेस ने ही बहुत सारे बम गिरा दिए थे और उसी बॉम्बिंग्स के कारण उसका न्यू बॉर्न चाइल्ड मर गया। इससे वो गजेट के सामने रोने लगता है और वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे अंदर इमोशंस क्यों नहीं है, क्यों तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, जिसके जवाब में गजेट कहता है कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मैं एक रोबोट हूँ। इसी पॉइंट पे एक्चुअल में गजेट ने सीखा था दुख का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पर गजेट को सारी चीजें वापस याद आ चुकी थी। यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है एडोल्फ, जो अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता है, जिसका बड़ा भाई एक क्रिमिनल था। उसके मरने के बाद एक्चुअल में कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि वो 3 साल तक उसके भाई की बॉडी को वापस नहीं ले सकता। तो आज 3 साल पूरे हो चुके थे और उसे पता था कि उसका भाई एक हरामी है, पर फिर भी उसने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा, इसलिए उसे एक अच्छा फ्यूनरल देने के लिए वो निकल पड़ता है। तो यहाँ पर वो गाड़ी में जाते हुए एक न्यूज सुनता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक रोबोट जज को मार दिया गया और कॉज ऑफ डेथ था एक प्री प्लान्ड एक्सप्लोजन। ये न्यूज सुनने के बाद एडोल्फ बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे एक वीडियो कॉल आता है एक बुढ़े का और वो दोनों ही कहते हैं कि एक रोबोट जज मर गया, अच्छी बात। और वो दोनों ही एक ही नारा दोहराते हैं, वो था डेथ टू द मशीन्स। मतलब एडोल्फ और ये बुढ़ा उन लोगों में से थे जो कि रोबोट्स को हेट करते हैं। अब यहाँ पर एडोल्फ अपने भाई की बॉडी को कलेक्ट करता है, लेकिन कलेक्ट करने से पहले वो ये पूछता है कि मेरे भाई को एक पुलिस ऑफिसर नहीं मारा था ना? और जो वो बॉडी का इंचार्ज था वो कहता है हाँ यही था। अब देखो रोबोट्स के लॉ के अनुसार कोई भी रोबोट किसी ह्यूमन को मार नहीं सकता। ये मैं वापस क्यों रिपीट कर रहा हूँ ये हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर एडोल्फ अपने भाई की बॉडी को लेके सिमेट्री जाने वाला था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत शक होता है क्योंकि उसे बॉडी कलेक्ट करते वक्त बॉडी को देखने नहीं दिया गया था। तो वो अपना रास्ता बदलता है और जाता है अपने जाने माने डॉक्टर के पास और कहता है कि वो उसके भाई के बॉडी को एग्जामिन करे। अब जैसे ही डॉक्टर उसके भाई की बॉडी को खोलता है तो वो दोनों ही उसे देख के शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एडोल्फ अपने वाइफ के साथ डेट पे आया था, लेकिन वो बीच डेट में उठ के चला जाता है। यहाँ पर रास्ते में उसकी कार क्रॉस करके गजेट के कार के पास, जहाँ गजेट अपने मेमोरीज के बारे में सोच रहा था, एडोल्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा था। अब ये जो सीन है ये दर्शाता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से काफी हद तक कनेक्टेड है। वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर गजेट को एक कॉल आती है जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ गुंडे पुलिस से बच के भाग रहे थे और गजेट को बोला गया था उनके जाके पकड़ो। तो गजेट कार घुमाता है और उन गुंडों के रास्ते में उनका वेट करता है। यहाँ गजेट हायर अथॉरिटी से परमिशन लेता है कि उसे SAAW को फायर करने दिया जाए और परमिशन मिलते ही हम देखते हैं कि गजेट अपने हाथ से एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब को फायर करता है जो कि उस कार के टायर में जाके लगती है और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेकिन गजेट की कैलकुलेशन अच्छी थी, वो उन गुंडों का कुछ नहीं करते, वो जिंदा बाहर आ जाते हैं क्योंकि रोबोट लॉस के अनुसार गजेट को परमिशन नहीं है किसी भी ह्यूमन को मारने की। हमें पता चलता है कि गजेट का जो ये हाथ का बॉम्ब था वो एक खतरनाक एलॉय से बना था जिसका नाम था जेरोनियम। हम आगे देखते हैं कि एडोल्फ उसे एंटी रोबोट कम्युनिटी के पैलेस के पास आता है, मतलब वो प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होके रोबोट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। बेसिकली सभी लोग मान रहे थे कि रोबोट्स को उनकी राइट्स नहीं मिलनी चाहिए और रोबोट्स सिर्फ हमारे स्लेव्स हैं। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद एडोल्फ उनके हेड से मिलता है। तो यहाँ पर हमें एडोल्फ के मुंह से ही पता चलता है कि उस बॉडी के इंचार्ज ने तो उसे बोल दिया था कि उसके भाई को गोली लगने के कारण वो मरा था और उसे एक इंसान नहीं मारा। लेकिन जब एक्चुअल में उसने उस डॉक्टर को उसके भाई की बॉडी दिखाई तो उससे उन दोनों को पता चला कि उसके भाई को गोली नहीं लगी थी
बल्कि एक ऐसे बॉम्ब से उसे उड़ा दिया गया जिसने उसकी बॉडी कहीं की नहीं छोड़ी। मतलब वो एक पतली सी मीट बन गई जली हुई। और एडोल्फ के हिसाब से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कितने खतरनाक बॉम्ब के रिकॉइल को झेल सकता है, लेकिन एक रोबोट है तो वो जरूर ऐसे वेपन्स यूज कर सकता है। यहाँ पर वो बुढ़ा भी शॉक हो जाता है क्योंकि रोबोट्स के लॉस के अनुसार कोई रोबोट किसी भी ह्यूमंस को हार्म नहीं कर सकता, पर एडोल्फ के भाई के साथ ये हुआ है। अब यहाँ पर एडोल्फ ये भी कहता है कि जिस बॉम्ब से उसे उड़ा दिया गया वो दरअसल जेरोनियम एलॉय का बना हुआ था। इसी के कारण एडोल्फ को गजेट के बारे में पता चलता है और अब एडोल्फ डिसाइड करता है कि वो गजेट को मार के रहेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हरक्यूलिस की तरफ, जो कि फिर से अपने पेनक्रेडियन या फिर अपने फाइट सूट के ऊपर काम कर रहा था और अब वो डिसाइड करता है कि वो ब्रांडो का बदला लेगा। तो वो अपने फाइट सूट को टेस्ट कर रहा था, लेकिन सडनली ऊपर से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है और एक छोटा सा एनर्जी ग्लोब हरक्यूलिस की तरफ बढ़ रहा था। अब उस एनर्जी ग्लोब के कारण हरक्यूलिस का सूट काम करना बंद कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज चैनल में, जिसमें इन एंटी रोबोट्स ग्रुप वालों ने गजेट के उसी जेरोनियम एलॉय के वेपन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, पर एडोल्फ के भाई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उन गुंडों पे फायर करने के कॉन्टेक्स्ट पर। यहाँ एडोल्फ उस बुढ़े से कहता है कि ऐसे धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, हमें उसे डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिसपे वो बुढ़ा कहता है ज्यादा रश मत करो वरना हमें ही दिक्कत है। यहाँ एडोल्फ कहता है कि अगले कुछ 4 दिनों में गजेट एक बहुत ही लंबे छुट्टी पे चला जाएगा और हमें इन 4 दिनों में उसे तबाह करना पड़ेगा, जिसपे वो बुढ़ा कहता है कि मैं तो कोई रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर हम इतना ज्यादा रश करेंगे तो एडोल्फ के भाई की करतूतें सामने आएंगी और जब बाकी लोगों को पता चलेगा कि एडोल्फ इन एंटी रोबोट ग्रुप्स का हिस्सा है तो इन सब के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यही बात सुनकर एडोल्फ वहां से निकल जाता है। यहीं पर सीन फिर से आता है हरक्यूलिस पर, जहां पर हमें पता चलता है कि जिस एनर्जी ब्लॉब ने हरक्यूलिस को नीचे गिरा दिया था वो कोई और नहीं बल्कि एक और रोबोट था जिसका नाम था एप्सिलॉन, और ये भी दुनिया के उन्हीं ताकतवर रोबोट्स में से है। जहां एप्सिलॉन कहता है हरक्यूलिस को कि ये लड़ाई मत लड़ो, हम नहीं लड़ सकते, सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर एप्सिलॉन अपने वॉर की बातें बताता है कि जब वो नेगोशिएट करने गया था एटम की तरह तो लोगों ने उसे अच्छा स्वागत नहीं दिया, लोग उसे हेट करते थे। ऑब्वियसली जो भी नेगोशिएशन के लिए आता है उन्हें ये सब सहना पड़ता है, लेकिन इन्हीं नेगोशिएशंस के कारण एप्सिलॉन को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला। वो था ये कि उसने वॉर के कारण हुए अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया, वो भी एक नहीं अनेक। तो यहाँ हरक्यूलिस एप्सिलॉन को चिढ़ाता है, हाँ तेरे बारे में सुना था मैंने, द रोबोट हु रेजेस ह्यूमन किड्स, और तुम इस चूतिया फीलिंग को क्या कहते हो, प्यार, ये सब बकवास है। जिसपे एप्सिलॉन भी जवाब देता है कि तूने वॉर करके क्या उखाड़ लिया, क्या सीखा तूने, ह्यूमंस की नफरत जो कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। यहाँ एप्सिलॉन कहता है कि ह्यूमंस और रोबोट्स अब एक जैसे होते जा रहे हैं और जब ऐसा होगा बहुत ही खतरनाक चीजें होने लगेंगी, और अब जो हो रहा है ये इसी विनाश का पहला साइकिल है और हमें इस साइकिल ऑफ हेट्रेड को तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एडोल्फ को जो कि ब्लैक मार्केट से एक बहुत ही खतरनाक गन खरीदता है जिसके अंदर एक ऐसी बॉम्ब थी जो कि इवन रोबोट्स को भी तबाह कर सकती है, और वो ऑब्वियसली गजेट के लिए ही थी। तो यहाँ पर हमें एडोल्फ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब एडोल्फ छोटा था तो उसकी माँ ने उसे उसके भाई और उसके बाप को छोड़ दिया, और क्योंकि उस टाइम पे रोबोट्स का काफी ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा था तो नॉर्मल पीपल जो कि लेबर वर्क्स करते थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी और अब पूरे एरिया में गरीबी छाई हुई थी। लोग होमलेस थे, लोगों के पास खाना नहीं था, और सेम कंडीशन थी एडोल्फ के पिता की। तो किसी तरह छोटे मोटे और सस्ते सैंडविचेस के साथ गुजारा करते थे। एक टाइम पे कुछ बच्चों को फुटबॉल के साथ खेलते हुए देख के एडोल्फ ने भी कहा कि उसे भी फुटबॉल चाहिए, और ये बात उसके पापा सुन लेते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एडोल्फ का बाप उसे नया बॉल गिफ्ट करता है। यहाँ उसका बड़ा भाई भी पूछता है कि इस बॉल के पैसे कहाँ से आए, तो उसका बाप बोलता है इसकी चिंता तुम मत करो, तुम दोनों खेलो। तो अब उसी बॉल के साथ वो दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन थोड़ा भी टाइम नहीं होता कि एडोल्फ के बाप को एक रोबोट पकड़ लेता है और वो सबके सामने उसे उठा के ये कहने लगता है कि इस आदमी ने चोरी की है। तो उसका बाप बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नीचे रख दो, मैं वो बॉल वापस कर दूंगा, लेकिन वो रोबोट मानता नहीं है। वो उसे ऐसे ही हवा में लटका के लगता है और बार बार यही बोलने लगता है कि ये बंदा बहुत बड़ा चोर है। इसी के कारण उन तीनों की उसी एरिया में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और कुछ समय बाद एडोल्फ का बाप सुसाइड कर लेता है। अब एडोल्फ और उसका भाई दोनों ही अनाथ हो चुके थे। कुछ समय बाद एडोल्फ एक स्कॉलर बनता है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, और हम देखते हैं कि उसका भाई उसे एक बहुत ही महंगा और ब्रांड न्यू लैपटॉप गिफ्ट करता है जो कि तब के जमाने की बहुत ही महंगी मानी जाती है। यहाँ एडोल्फ पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसका भाई कहता है कि उसने एक रोबोट को तबाह कर दिया। यहाँ उसका भाई ये भी कहता है कि वो तो हमें मार नहीं सकते, हम जब चाहे जितनी भी बार चाहे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी की वजह से मरा ये हरामी साला। तो यहीं पर एडोल्फ की बैक स्टोरी खत्म होती है और हम यहाँ देखते हैं एडोल्फ गजेट को फॉलो कर रहा है ताकि उसे मार सके, लेकिन गजेट यहाँ पर सडनली अपना नॉर्मल डायरेक्शन चेंज कर लेता है और एक जंगल की तरफ जाने लगता है। यहाँ एडोल्फ भी उसे फॉलो करता है और बाद में वो देखता है कि गजेट यहाँ पर खड़े होकर ऊपर देख रहा है। यहाँ एडोल्फ सोचता है कि उसके पास ये एकमात्र मौका है और वो गन उसकी
तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन वो गन फायर करने से पहले वहाँ पर एप्सिलॉन आ जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में एप्सिलॉन गजिट से रिक्वेस्ट करने आया था कि वो जैसे से हरक्यूलिस को रोके उस किलर से फाइट करने से, लेकिन यहाँ पर गजिट कहता है कि ब्रैंडो ने उसे मार दिया तो ये केस अभी बंद हो चुका है। लेकिन एप्सिलॉन यहाँ पूछता है कि क्या तुम सच में उस पर बिलीव करते हो? वो किलर अभी भी मरा नहीं है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये कत्ले आम होते रहेंगे और जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आएगा। यहाँ एप्सिलॉन गजिट से पूछता है कि क्या तुम्हें पर्शियन वॉर सिंड्रोम के बारे में पता है? तो गजिट कहता है हाँ, ये एक टर्म है जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड यूज किया जाता है, जो कि वॉर के कारण बच्चों में और बूढ़ों में आ जाता है। तो यहाँ एप्सिलॉन कहता है कि उसके अडॉप्ट किए गए बहुत सारे बच्चों में ये सिंड्रोम है, लेकिन एप्सिलॉन के अडॉप्ट किए बच्चों में से एक बहुत ही स्पेशल बच्चा भी था। सो इसी बीच एप्सिलॉन एक बहुत ही स्पेशल बच्चे का जिक्र करता है जिसकी फैमिली वही पर्शिया वॉर के कारण उस बॉम्बिंग में मारी गई थी। पूरा विलेज तबाह हो गया था, सिर्फ वही बंदा बचा था। तो जब वो बचा उसने एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी देखी थी और बहुत ही बड़ी भी थी वो, और तब से लेके आज तक वो सिर्फ अपने मुंह से एक ही वर्ड बोलता आ रहा है और वो वर्ड वही था जो वो बड़ी एंटिटी बोल रही थी, दैट इज बोरा। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी एक दीवार पे पेंट कर रहा है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जब उरान को फिर से कुछ फील होता है कि कोई और बहुत ज्यादा दुख में है। अब उसे लग रहा था कि कोई एनिमल ही होगा, तो वो उसकी तरफ भागने लगती है अपना स्कूल सब छोड़ के। वो उसे ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा टनल में पहुंचती है जहाँ उसे दीवार के ऊपर वैसी ही पेंटिंग दिखती है और साइड में ही एक आदमी था जो कि वहां पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो बंदा भी एक रोबोट ही था और वो ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाला था। तो उरान उसे पूछती है कि वो तुम्हें कैसी तरह की बैटरी चाहिए, फिर तुम कैसी तरह की एनर्जी कंज्यूम करती हो। तो वो अपना एनर्जी कोड बताता है ER1059। तो उरान जल्द से जाती है और वो एनर्जी कैप्सूल उसके लिए ला देती है। यहाँ पर उरान उस पेंटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो बंदा बता नहीं पाता कि उसने क्या पेंट किया। उसने उसके दिमाग में जो भी आया बस उसे पेंट करने का मन किया तो उसने पेंट कर दिया। लेकिन यहीं पर उरान कहती है कि इसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहा जाता है, मतलब अगर आदमी कुछ बता नहीं पाता तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करके उसे दर्शाता है। अब अगले दिन उरान फिर से उसके पास आती है और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है और उसके लिए कुछ कपड़े भी लाती है और वो देखती है कि वो आदमी बाहर खड़ा है और उसके आसपास बहुत सारे सुंदर फूल खिल चुके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब उरान पहले वहां पर आई तो वो जगह सिर्फ घास से भरी हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उरान उस आदमी के लिए पेंट्स भी लाती है ताकि वो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सके। तो उसी रात फिर से वो अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करता है और अगले दिन फिर से उरान आती है और उसे दिखता है उस दीवार के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स, यानी एक तरह का फूलों का बगीचा दिख रहा था। अगले दिन जब उरान उसके पास जा रही थी तो घर से निकलने से पहले ही एटम उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि ये एनर्जी कैप्सूल्स तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं और तुम रोज किससे मिलने जाती हो। तो उरान एटम को कम्प्लीटली बात नहीं बताती। वो बोलती है कि वो एक बिल्ली के साथ मिलने जाती है और ये झूठ एटम बहुत जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि उसके बैग में एनर्जी कैप्सूल्स थे। तो एनर्जी कैप्सूल्स का बिल्ली के साथ क्या संबंध। लेकिन यहाँ पर उरान बात को घुमा देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और ये बात किसी को भी मत बताना। बस अब वो धीरे धीरे मुझसे फ्रेंडली होना चालू हुआ है और जैसे ही बताने का टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कहने के बाद उरान उस आदमी को ढूंढते हुए जाती है और वो उस जगह पे नहीं मिलता। वो थोड़ी बहुत आगे जाती है और वो आदमी अपने फटे हुए कपड़ों में वहां पर खड़ा था और यहाँ पर उरान देखती है और भी ज्यादा नए खूबसूरत फूल है और यहाँ पर वो बंदा दिखाता है एक्चुअल में ये सारे फूल आए कैसे। वो दिखाता है उसकी शक्तियां। एज ए रोबोट वो अपने बॉडी से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जिसके कारण कोई भी मुरझाया हुआ फूल आराम से नए फूल की तरह खिल सकता है। आगे जाके वो दोनों बात करते हैं और वो आदमी उरान से पूछता है कि हम रोबोट्स के लिए डेथ का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो उरान को जितना सिंपल जवाब पता था वो ये बोलती है कि डेथ का मतलब हमारा सिस्टम का शटडाउन हो जाना, क्योंकि अगर किसी कारण एक रोबोट की सिस्टम के अंदर एरर आ जाए या फिर वो चलना बंद कर दे तो उसका पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम फिर से पूरा कोड लिखते हैं तब वो मशीन की वो वाली आइडेंटिटी रहती नहीं है, उस रोबोट की पर्सनैलिटी कुछ और ही हो जाती है। तो उरान के हिसाब से यही है रोबोट्स के लिए डेथ। यहाँ वो आदमी कहता है कि उसे कुछ कुछ याद आ रहा है कि उसने अपने सपनों में एक डेजर्ट ऑफ डेथ को देखा, मतलब पूरा सुनसान इलाका, बहुत सारे डेड बॉडीज और ये वही बैटलफील्ड भी लग रहा था। लेकिन सडनली ये बंदा डरने लगता है। यहाँ पर वो बंदा डरने के बाद फिर से वही शब्द दोहराता है, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक और आदमी जो कि पार्क की तरफ जा रहा था और वो प्रोफेसर अबुला से कॉल पे बात करता है। तो एक्चुअल में ये वही लोकेशन पे जा रहा था जहां पर प्रोफेसर अबुला ने बहुत पहले पूछा था कि जो जापान में टॉर्नेडो आया था वो कहाँ आया था। तो वो उसी पार्क के लोकेशन पे पहुंचता है और यहाँ पर ये बंदा भी रोबोट ही था
तो वो अपने मुंह से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकालना चालू कर देता है और एक एक इंसेक्ट एक छोटा रोबोट था। यहाँ अबुला कहता है उसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढो, उसे कोई डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ पर अबुला उसका मॉडल नंबर भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर अबुला उस मॉडल का ट्रू नेम बताता है, वो था प्लूटो। मतलब अबुला प्लूटो को ही ढूंढ रहा था और हमें अबुला के मुंह से सुनने को मिलता है कि प्लूटो उसकी ही क्रिएशन है। यहाँ सीन फिर से शिफ्ट होता है उरान की तरफ, जहाँ उरान कहती है तुमने जैसे ये ड्राइंग में इतना खूबसूरत सा बगीचा बनाया है, तुम अपनी पावर से भी पूरी दुनिया में खूबसूरती फैला सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है अब मुझे समझ आ रहा है मेरा असली मकसद क्या है। दरअसल दीवार के ऊपर पेंटिंग कोई गार्डन नहीं थी और यही सब कहते हुए वो बंदा अपने हाथों से वही टॉर्नेडो बनाता है जो कि प्लूटो ने बनाया था और मौसम वैसे ही खराब हो जाता है जैसे अब तक मर्डर्स में खराब हुआ था। इसी समय यहाँ पर एटम आ जाता है और वो कहता है उरान को कि उससे दूर रहे। यहाँ एटम कहता है कि उसके अंदर से आने वाली ईएम वेव्स काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन यहाँ पर उरान काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली एटम ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। यहाँ पर एटम कहता है वो सब बात की बात है, पहले वहां से हटो। और यहाँ पर सडनली पुलिस भी आ जाती है और उस आदमी पर गन टान देती है। लेकिन यहाँ पर एटम और प्रोफेसर को पता नहीं था कि पुलिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी, वो बस उरान को बचाने वहां पर आए थे। यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही थी, तभी वो बंदा एटम का नाम सुनता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एटम की तरफ बढ़ता है जैसे कि वो उसे मारने वाला हो, लेकिन वो सडनली रुक जाता है और अपने आप से ही बातें करने लगता है कि कितने सारे रोबोट्स थे जिन्हें मैंने मार दिया एंड दे डिजर्व इट। और वो बात करता है एंडलेस वर्ल्ड ऑफ डेथ की, इवन हेटेड के बारे में भी कुछ कुछ अपने आप में ही गुनगुनाने लगता है। लेकिन सडनली एक बहुत बड़ी बिजली कड़कती है और उस आदमी पे गिरती है, लेकिन वो कोई नॉर्मल बिजली नहीं थी, वो बिजली उस पर कुछ ऐसे गिरती है कि वो एक हॉर्न्स का पैटर्न बनाती है और इसके बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है। यहाँ प्रोफेसर देखते हैं कि इस रोबोट का सीपीयू मिसिंग था और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन रोबोट और कहता है कि वो बॉडी मेरी है। वो कहता है कि वो बहुत दिनों से उस बॉडी को ढूंढ रहा था और अब जाके उसे उसकी बॉडी मिली। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ये होता है कि बिना किसी सीपीयू सिस्टम के ये रोबोट आखिर चला कैसे, और अगर ये किसी और की बॉडी है तो इसके पास प्लूटो की पावर्स कैसे आई। इसका जवाब हमें मिलता है अगले ही सीन में, जहाँ पर अबुला एक तालाब के पास आता है और कहता है कि प्लूटो ने ही थोड़ा बहुत टहलने के लिए अपने ईएम वेव्स को किसी भी रैंडम खाली पड़े हुए रोबोटिक बॉडी के अंदर डाल दिया और उसे कंट्रोल करने लगा। अब क्योंकि उसका टाइम खत्म हुआ और यहाँ अबुला कहता है तुम्हारा टहलना खत्म, चलो काम पे लग जाओ। इसी के बाद प्लूटो उठता है उस लेक से, जहाँ अबुला कहता है ये तुम्हारी इकलौती बॉडी है और अपना मिशन मत भूलना, वो है एटम को ढूंढो और उसे मार गिराओ। और इसी ऑर्डर के साथ प्लूटो चीखता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो एपिसोड बाय एपिसोड मिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमें पता चल रहा है कि गजेट ने मर्डर किया है और उसकी मेमोरीज भी किसी कारण मिटा दी गई है। ऐसे कौन सी मेमोरीज है जिसके कारण गजेट की मेमोरीज ही मिटानी पड़ी, और क्या सच में गजेट ने कोई मर्डर किया है, और अब ये प्लूटो क्या करेगा, ये वर्ल्ड ऑफ डेथ क्या है, एंड इवन ये बोरा वर्ड का मतलब क्या है। इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।